हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का सेकंड लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम पहले समझेंगे आइडिया ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ लिखा है इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रे इज नोन एज ऑब्जेक्ट। और इमेज की डेफिनेशन इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टेड ऑब्लिक रिफ्रैक्टेड रे इज नोन एज इमेज। अच्छा, तो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रे, तो इंसिडेंट रे क्या होती है मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि जो रे मीडियम बाउंड्री की तरफ आती है उसे हम कहते हैं इंसिडेंट रे, और जो रे मीडियम बाउंड्री से दूर जाती है उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। तो अभी तक हमने रिफ्लेक्शन का फेनोमेनन पढ़ा नहीं है, लेकिन जब हम पढ़ेंगे, जब हम उसमें रे डायग्राम बनाएंगे, तब आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टेड रे इज ऑल्सो नोन एज इमेज। अब हम लोग को पता है कि हमने ऑब्जेक्ट को फर्दर दो पार्ट में क्लासीफाई कर दिया। एक होता है रियल ऑब्जेक्ट और दूसरा है वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो और इमेज को भी इसी तरह से हमने दो पार्ट में क्लासीफाई किया, एक है रियल इमेज और दूसरा है वर्चुअल इमेज। तो हमने जब स्कूल में थे तब हमने एक डेफिनेशन पढ़ी होंगी कि रियल इमेज के बारे में, कि जिस इमेज को हम लोग स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं उसे हम लोग रियल इमेज कहते हैं। ये गलत नहीं है, लेकिन मैथमेटिकली अगर हमें कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है तो उनकी डेफिनेशन थोड़ी सी बदल जाती हैं, जो हम लोग रे डायग्राम वगैरह में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमने पहले हम लोग ऑब्जेक्ट के लिए जान लेते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा है इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ डाइवर्जिंग इंसिडेंट रे, और वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए क्या लिखा है इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ कन्वर्जिंग इंसिडेंट रे। इसे इसे हम कहते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करता हूँ कि रियल ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो देखो यार, यहाँ पे डेफिनेशन पे लिखा है इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस इंसिडेंट रे इज नोन एज रियल ऑब्जेक्ट। तो अगर इंसिडेंट रे है तो वो ऑब्जेक्ट तो होगी, क्योंकि आप ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन में देख सकते हो इंसिडेंट रे। अब हमारे पास जो दो केसेस हैं, रियल ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल ऑब्जेक्ट, उसमें हम कैसे क्लासीफाई करें? अगर वो डाइवर्जिंग है तो रियल ऑब्जेक्ट, अगर वो कन्वर्जिंग है तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट। डाइवर्जिंग का मतलब कैसा? जो किसी एक पॉइंट से बाहर जा रही है, इस तरह की। और कन्वर्जिंग का मतलब कैसा? जो किसी पॉइंट पे आके मिल रही है। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है। रियल इमेज इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ कन्वर्जिंग रिफ्लेक्टेड रे। तो रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है? जो मीडियम बाउंड्री की तरफ आती है। और अगर वो कन्वर्जिंग है तो वो हो गई रियल इमेज। और वर्चुअल इमेज क्या होती है? जो किसी पॉइंट से बाहर जा रही है, मतलब डाइवर्जिंग होती है रिफ्लेक्टेड रे, उसे हम कहते हैं वर्चुअल इमेज। तो मैं आपको इसका एक केस लेके बताता हूँ डायग्रामेटिकली, ताकि आप बेटर अंडरस्टैंड कर पाए। तो एक डायग्राम बनाते हैं सुंदर सा। ओके, यह हमारे पास अब आएगा मिरर एक। आ गया मिरर, ठीक है ना। ओके, और अब हम लोग लेंगे एक और इस साइड पर एक और। ओके, तो अच्छा ये पर्पल नहीं हुआ। हाँ, अब ठीक है। छोटा इरेजर। हाँ, तो अब हम आप मुझे बताओ, जैसे कि मैंने ये रे बनाई, ठीक है ना। तो जैसा कि आप देख सकते हो ये मीडियम बाउंड्री की तरफ जा रही है। तो पहला पॉइंट क्या हो गया? ये एक इंसिडेंट रे है, ठीक है ना। फिर हमें दिख रहा है कि ये मीडियम बाउंड्री की तरफ जा रही है, और ये कैसे कर रही है? डाइवर्ज कर रही है। और अगर डाइवर्ज कर रही है, डाइवर्जिंग इंसिडेंट रे है, तो ये क्या होगा? रियल ऑब्जेक्ट। और सेकेंड वाले केस में आप देख सकते हो जब ये हमारी रिफ्लेक्ट हुई, ठीक है, ये रिफ्लेक्टेड रे, तो ये मीडियम बाउंड्री से दूर जा रही है, इसलिए ये क्या हुई? रिफ्लेक्टेड रे। मीडियम बाउंड्री से दूर जा रही है, रिफ्लेक्टेड रे, मतलब ये क्या हो जाएगी? ये पहली बात तो ये रिफ्लेक्टेड रे है, और रिफ्लेक्टेड रे से क्या बनता है? इमेज। अब वो कौन सी है, रियल है या वर्चुअल? तो क्योंकि ये डाइवर्ज हो रही है, और आपको लिखा हुआ है यहाँ पे डाइवर्जिंग रिफ्लेक्टेड रे इज नोन एज वर्चुअल इमेज। तो क्योंकि ये डाइवर्ज कर रही है तो हम इसे क्या कहेंगे? वर्चुअल इमेज। तो ये कौन सा केस हो गया?
ये हो गया रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज वाला केस। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। सो ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके स्क्रीन के सामने, तो आप एक बार ट्राई करें कि क्या होगा, फिर मैं आपको बताऊंगा इसका आंसर। तो फिर आई होप आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा, तो मैं बताता हूँ। देखिए, ये जो है ये मीडियम बाउंड्री से दूर जा रही है, और एक्चुअली ये वाली रे मीडियम बाउंड्री की तरफ आ रही है। पहले हम लोग इंसिडेंट रे की बात करें, तो ये मीडियम बाउंड्री की तरफ आ रही है, तो एक पॉइंट तो क्लियर हो गया, ये है तो इंसिडेंट रे, ठीक है ना। और ये मीडियम बाउंड्री की दूर जा रही है, तो ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। अब मीडियम बाउंड्री की तरफ आ रही है और कन्वर्ज कर रही है, जैसा कि आप देख सकते हो कि ये मीडियम बाउंड्री की तरफ आ रही है और ये कन्वर्ज हो रही है। मीडियम बाउंड्री की तरफ आ रही है और कन्वर्ज हो रही है, तो हमने ऊपर डेफिनेशन लिख रखा है कि इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ कन्वर्जिंग इंसिडेंट रे इज नोन एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो ये क्या होगा, ये होगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट। और ये देख सकते हो रिफ्लेक्टेड रे है, और ये भी एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर रही है, और अगर ये एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर रही है तो क्या होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टेड रे इज नोन एज कन्वर्जिंग, सॉरी, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ कन्वर्जिंग रिफ्लेक्टेड रे इज नोन एज रियल इमेज। तो जैसा कि आप देख सकते हो ये एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर रही है, तो ये क्या होगी, रियल इमेज। तो ये केस है वर्चुअल। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस, और इसमें भी हम लोग पर्टिकुलरली प्लेन मिरर के लिए पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पहला पॉइंट पढ़ते हैं इमेज ट्रेसिंग। तो इमेज ट्रेसिंग क्या होती है, जैसा कि मैंने आपको अभी ऊपर बना के दिखाए थे ना कुछ रे डायग्राम्स, तो उन्हीं तरह के रे डायग्राम बनाने के लिए कुछ रूल्स होते हैं जो मैंने आपको बता भी रखे हैं कुछ कुछ। तो उन्हीं का यूज़ करते हुए हम लोग जब किसी भी रे डायग्राम को बनाते हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं इमेज ट्रेसिंग। तो इसमें भी हम लोग दो केस पढ़ेंगे। पहला क्या है, पॉइंट ऑब्जेक्ट, जो केस है ये वाला, ठीक है। और दूसरा कौन सा है, दूसरा केस है एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, जो केस है ये वाला, ठीक है। तो मैं आपको बना के दिखाता हूँ कि मैंने ये डायग्राम्स कैसे बनाए सबसे पहले, ठीक है। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, तो सबसे पहले हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए लेते हैं, ठीक है ना। पॉइंट ऑब्जेक्ट, तो ये हमने मीडियम बाउंड्री बना ली, ठीक है। फिर ये हमारी एक इंसिडेंट रे आएगी, सपोज रेड कलर वाली। अब हम लोग एक इंसिडेंट रे लेते हैं ग्रीन कलर से, ठीक है। अरे यार, ये रही। अब हम लोग एक इंसिडेंट रे लेते हैं ग्रीन कलर से। अब मैंने आपको बता रखा है कि अब आप इसकी रिफ्लेक्टेड रे कैसे ड्रॉ करोगे। तो सबसे पहले तो आपको एक नॉर्मल चाहिएगा, तभी तो जाके आप इसके एंगल को मेज़र कर पाओगे। तो हम लोग सबसे पहले एक नॉर्मल बनाते हैं इस पॉइंट पे, पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन पे एक नॉर्मल बनाई हमने। ऑलराइट, हाँ, तो ये बन गई नॉर्मल। अब हम लोग इसकी रिफ्लेक्टेड रे कैसे बनाएंगे, तो हमें पता है एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। तो ये वाला अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोग इसी के इक्वल बनाएंगे। तो हमें एक रे चाहिए, और ये बन गई आपकी रिफ्लेक्टेड रे। अब नेक्स्ट केस क्या होता है, तो नेक्स्ट होता है अगर हम लोग एक रे, ऐसी रे, लाइट रे ले जो इस नॉर्मल के अलॉन्ग ही है। मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, जैसे आपने देखा कि मैंने ये लाइट रे ली, ये एक इंसिडेंट रे ली मैंने, क्योंकि ये मीडियम बाउंड्री की तरफ जा रही है इसलिए ये इंसिडेंट रे है, और ये मीडियम बाउंड्री से दूर जा रही है इसलिए ये रिफ्लेक्टेड रे। तो अगर मैं कोई ऐसी लाइट रे लूँ जिसका एंगल ऑफ इंसिडेंस ही ज़ीरो हो, मतलब वो नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है वो 0 डिग्री हो, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि वो नॉर्मल के अलोंग ही लाई कर रही हो। मतलब क्या है, मैं क्या बताता हूँ आपको। तो जैसे कि इसे थोड़ा सा एक्सटेंड किया, अब हम लोग ने इधर इस पॉइंट ऑब्जेक्ट, तो ये सपोज कीजिए हमारी दूसरी लाइट रे है, ठीक है ना, जो मैंने किससे बनाऊँ, पर्पल से बना दी सपोज, ये नॉर्मल के जैसे पर्पल से बनाई। तो आप देख सकते हो कि इसका एंगल जब हम नॉर्मल के साथ मेज़र करेंगे तो वो क्या होगा, 0 डिग्री होगा। तो ये नॉर्मल के अलोंग ही लाई करती है, ये नॉर्मल के अलोंग ही लाई करती है। तो इसकी रिफ्लेक्टेड रे कैसे होगी, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। तो उस क्या रिफ्लेक्टेड रे भी 0 डिग्री पे होगी, बिल्कुल रिफ्लेक्टेड रे भी 0 डिग्री पे होगी।
तो ये अपने पाथ को रिट्रेस कर लेती है, जो कि मैंने आपको रे की थर्ड प्रॉपर्टी में बताया था, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। रे रिट्रेसेस इट्स पाथ आफ्टर इट्स डायरेक्शन इज बीइंग रिवर्स। ठीक है, तो यार ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें हमने 3 चीज़ों का यूज़ किया। सबसे पहले हमने क्या यूज़ किया, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, बेसिक प्रॉपर्टी लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन में जो मैंने आपको पढ़ाई थी, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। दूसरा हमने क्या यूज़ किया, दूसरा हमने यूज़ किया प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। रे रिट्रेसेस इट्स पाथ आफ्टर इट्स डायरेक्शन इज बीइंग रिवर्स। ठीक है, आफ्टर इट्स डायरेक्शन इज रिवर्स्ड, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। ये हमारा सेकंड पॉइंट था जो हमने यूज़ किया, क्योंकि देख सकते हो इसने अपनी पाथ को रिट्रेस कर लिया है जब मैंने इसकी डायरेक्शन को रिवर्स किया, रिवर्सिबिलिटी। थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट अभी अभी हमने जो पढ़ा, आइडिया ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज। तो जब हमने पॉइंट ऑब्जेक्ट पढ़ा था, जब हमने ऑब्जेक्ट पढ़ा था, तो अब एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट नाम की वर्चुअल इमेज नाम की भी चीज़ पढ़ाई थी मैंने आपको। उसमें लाइट रेस एक दूसरे को कट नहीं कर रही थी, हमने प्रोड्यूस करा के उन्हें कट कराई। तो देख सकते हो आप कि मैंने कैसे रिफ्लेक्टेड रे को पीछे की तरफ प्रोड्यूस किया है और फिर इसे इस रिफ्लेक्टेड रे के साथ कट कराया है, सेकेंड वाली रिफ्लेक्टेड रे के साथ। तो जब भी हम लोग रिफ्लेक्टेड रे को प्रोड्यूस करते हैं तो हम लोग उसे डॉटेड लाइन से शो करते हैं। इसे डॉटेड से शो कर दिया और इसे भी, तो ये एक वर्चुअल इमेज हो गई। ठीक है, तो इसी के साथ आपका पॉइंट ऑब्जेक्ट होता है समाप्त। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसका प्रॉपर डायग्राम है जो आपको नोट्स की फॉर्म में मिल जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, जो कि है हमारा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का केस। तो अब हम बात करते हैं एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के बारे में। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट में क्या होता है, जैसे पॉइंट ऑब्जेक्ट से हमने लर्निंग ले ली, क्या कि ओ की इमेज आई के सामने बन जाएगी, ओ की इमेज बनेगी ओ के सीधे सामने आई। तो इस केस में आप देख सकते हो मैंने यहाँ एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का रे डायग्राम बनाया। तो जैसे कि आप देख सकते हो ए की इमेज कहाँ बनी, ए के ठीक सामने ए डैश, और बी की इमेज कहाँ बनी, बी के ठीक सामने बी डैश। तो इसे हम रे डायग्राम से भी समझ सकते हैं। रे डायग्राम से कैसे समझेंगे, तो सबसे पहले हमने ये वाली लाइन को देखा, तो सबसे पहले हमने इस वाली लाइन को सर्च आउट किया। तो ये वाली जो लाइन है इस केस के लिए आई ज़ीरो है। आई क्यों ज़ीरो है, क्योंकि नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल ज़ीरो है। अगर आई ज़ीरो है तो ये अपने पाथ को रिट्रेस कर लेगी और रिफ्लेक्टेड रे भी कुछ इस तरह से बन जाएगी। और हमें कोई भी इमेज बनाने के लिए किसी भी पॉइंट की 2 रे चाहिए, तो दूसरी रे कौन सी है, ये वाली। तो ये वाली इस केस में क्या है, इंसिडेंट रे। ये हमने नॉर्मल बनाया और ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे। जैसे ही हम इसे बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे, आप देख सकते हो ये दोनों इंटरसेक्ट करके एक ही इमेज बना देंगे ई डैश पर। सिमिलर केस क्या मैं बी के लिए बोल सकता हूँ? तो बी के लिए पहले हमने ये वाली इमेज, ये वाली रे को ट्रेस किया जिसके लिए आई ज़ीरो है, और इसके लिए अगर आई ज़ीरो है तो आर भी ज़ीरो होगा। आई क्यों ज़ीरो है, क्योंकि नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल ज़ीरो है। तो इसकी इमेज बनी पी डैश पे। और सेकेंड रे के लिए हमने ये वाली लाइन ड्रॉ करी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड रे। तो हमने यहाँ पे इंसिडेंट रे बनाई, नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड रे बनाई, इन दोनों को इंटरसेक्ट किया और हमें पॉइंट मिल गया बी डैश। तो इस तरह से आप किसी भी इस लाइन पे कोई भी पॉइंट, जैसे सी की इमेज सी डैश पे बन जाएगी, डी की इमेज डी डैश पे बन जाएगी। तो इस तरह से इनफाइनाइट पॉइंट्स की इमेज आप रे डायग्राम से बना सकते हो। और इसी के साथ समाप्त होता है एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का केस। अब हम लोग एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का दूसरे केस की ओर जाते हैं। तो ये हमारा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का पहला केस था, जहाँ पर ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से प्लेस है। तो ये रहा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का केस नंबर 2। तो केस 2 क्या है, केस 2 में आप देख सकते हो ऑब्जेक्ट ए भी कुछ इस तरह से रखा है, और अगर ये कुछ इस तरह से रखा है तो इसका जो इमेज है वो कुछ इस तरह से आ जाएगी। आप रे डायग्राम बना के वेरीफाई कर सकते हो। अब हम एक और कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो ये ए बी कुछ इस तरह से इंक्लाइन रखा है, तो उसकी जो रे डायग्राम है वो कुछ इस तरह से आ जाएगी। तो इन दो इमेजों से हम कुछ एक बात नोट कर सकते हैं, जैसे कि प्लेन रिफ्लेक्शन तो आपने अपनी लाइफ में भी देखा होगा। आप कोई बुक बुक को में लिखे लेटर्स को प्लेन मिरर के सामने ले जाइए, तो वो कुछ आपको अलग दिखेंगे, तो इसे इन्वर्टेड दिखेंगे। ठीक है, तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ वो फेनोमेनन जिस कारण आपको वो बुक में लिखे लेटर्स इन्वर्टेड दिखते हैं, या कुछ भी, जैसे कि आपने आपको भी देखोगे कभी कभी आपके पॉकेट में लेफ्ट में पेन होती है बट वो मिरर में राइट पे दिखती है। तो उस तरह की वो क्यों होता है, तो उसके लिए हमें अपने प्रीवियस केस पे जाना पड़ेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हो इस केस में
इस केस में हमने ऑब्जेक्ट ए बी मिरर के प्लेन मिरर के पैरेलल रखा है। तो अगर ऑब्जेक्ट ए बी प्लेन मिरर के पैरेलल है तो उसकी इमेज भी कैसे आ गई, पैरेलल ही आ रही है। और अगर ऑब्जेक्ट ए बी कुछ इस तरह से रखा है तो इसे क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट ए बी प्लेन मिरर के नॉर्मली रखा है। नॉर्मल मतलब 90 डिग्री है ना, ये वाला एंगल। तो अगर ऑब्जेक्ट ए बी प्लेन मिरर के नॉर्मली रखा है तो उसकी इमेज किस प्रकार से आ रही है, कुछ इस प्रकार से लेटरली इन्वर्ट हो जा रही है, पलट जा रही है। और इसी फेनोमेना को हम कहते हैं लेटरल इन्वर्शन। तो कंक्लूजन ये है कि अगर ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर के पैरेलल रखा है, जैसे कि इस फर्स्ट केस में ए बी प्लेन मिरर के पैरेलल रखा है तो उसकी इमेज भी कैसी आ जाती है, पैरेलली। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट ए बी प्लेन मिरर के नॉर्मली रखा है तो उसकी इमेज क्या होती है, पलट जाती है। तो मैं आपको एक एग्जांपल और लिख के समझाता हूँ, जैसे कि आप इस वाले में देख सकते हो, ये जो पी बनाया मैंने, ठीक है। आपकी कन्वीनियंस के लिए मैंने पॉइंट्स भी मार्क कर रखे हैं 1 2 3 4। तो पॉइंट 1 2 3 प्लेन मिरर के पैरेलल है, और अगर वो पैरेलल है तो वो एज इट इज़ पैरेलली आ जाएंगे। लेकिन फोर्थ पॉइंट क्योंकि प्लेन मिरर के नॉर्मली है तो वो लेटरली इन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से बना है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे मैंने आपके लिए इस पूरी चीज़ की समरी लिख दी है कि इमेज फ्रॉम प्लेन मिरर इज लेटरली इन्वर्टेड अलोंग नॉर्मल एंड रिमेन्स पैरेलल अलोंग द मिरर, ठीक है। तो ये इस पूरी चीज़ की समरी हो गई। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। सो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। वन सेकेंड। तो ये रही प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। तो सबसे पहले हम इस डायग्राम को समझते हैं कि वही डायग्राम है जो हमने रिफ्लेक्शन के केस में बनाया था, बस इसे मैंने थोड़ा एक्सटेंडेड बनाया है। तो सबसे पहले हम लोग ये ट्रायंगल को देखते हैं, कौन सा ट्रायंगल, ओ ए बी और ए बी आई। तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है। कैसे कॉन्ग्रुएंस है मैं बताता हूँ आपको। जो ये एंगल है, एंगल आई, और ये एंगल आर, ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। अब ये जो एंगल है इसे मैंने एंगल आई क्यों लिखा है, क्योंकि एक्चुअल में होता है ये एंगल आर होता, एंगल आर, क्योंकि एंगल आर इज इक्वल टू एंगल आई, तो हमने इन दोनों एंगल को इक्वल लिख दिया, क्योंकि ये दोनों एंगल जो हैं, एंगल ए आई बी एंड ये वाला एंगल, जो ये वाला एंगल है, ये है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। और ये वाला जो एंगल है, एंगल ए ओ बी, और ये वाला एंगल हो गए एंगल आई। क्यों, क्योंकि ये हो गए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। फिर ये वाला जो एंगल हो गया ओ ए बी और आई ए बी, ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि ये दोनों है 90 डिग्री। तो ये वाला जो ट्रायंगल हो गए, ये और ये ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल हो गए कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। और आपने क्लास 9 में एक थ्योरम पढ़ी होगी, कॉन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस CPCT, कॉन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। तो इसी से हमने लिखा ओ ए इज इक्वल टू ए आई, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी जो आती है वो आती है डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज सेम एज डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर। मतलब ये जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है मिरर से वो सेम होगी इमेज की डिस्टेंस मिरर से, मतलब ओ ए इज इक्वल टू ए आई, जो हमने प्रूफ कर दिया। फिर मिरर इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन जॉइनिंग द ऑब्जेक्ट एंड इमेज। तो ये आप देख ही सकते हैं कि इस लाइन को, क्योंकि ये वाली ओ ए और ए आई इक्वल है, तो मिरर ने, इस वाले मिरर ने इसे परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट किया है लाइन को, एंगल ओ आई लाइन को, सॉरी ओ आई लाइन को। और फिर है साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी एन इमेज विल बी सेम। तो ऑब्जेक्ट की साइज और इमेज की साइज सेम होती है। और जो एंगल ऑफ डेविएशन होता है रिफ्लेक्शन के दौरान वो होता है 180 माइनस 2i। तो ये कैसे होता है ये मैं आपको थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि सपोज ये वाला हमारा डायग्राम है, तो ये लाइन आई यहाँ और ये हो गई ऐसे रिफ्लेक्ट, ठीक है। अगर इनकेस ये मिरर नहीं होता सपोज, तो ये लाइन सीधी यूं की यूं चली जाती। इस मिरर की वजह से ही तो रिफ्लेक्शन हुआ है। तो ये वाला जो एंगल है वो क्या है, आई, और ये वाला क्या है, आर। ये दोनों आपस में इक्वल है। अब ये जो टोटल एंगल हो गया ये हमारे लिए क्या, 180। तो जो एंगल डेविएट हुआ इस तरफ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये लाइन ऐसे आने वाली थी, ऐसे चली गई, तो यही तो डेविएशन है ना, कि लाइन ऐसे जाती बट ऐसे चली गई इस तरफ। तो इसी एंगल को हम लोग बोलते हैं डेल्टा, जो कि है 180 माइनस 2i। कैसे हुआ आप समझ पा रहे हैं। मतलब ये जो लाइन है ये जो इस तरफ आ रही है, अगर मैं इसे एक्सटेंड कर देता हूँ थोड़ा, तो आप देख सकते हैं कि
ये लाइन ऐसे आ जाती अगर मिरर नहीं होता, बट मिरर के होने की वजह से ये लाइन इस तरफ चली गई। तो कितना डेविएट हो गई 180 - 2i, वही लिख रखा है यहाँ पर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।